तेल में भारी गिरावट आई है। NYMEX में भाव WTI क्रूड 15 महीने के निचले स्तर पर लुढ़क गया है। इसमें $50 के नीचे कारोबार हो रहा है। वहीं ब्रेंट का दाम देखिए करीब $60 के नीचे फिसल चुका है। अक्टूबर के बाद से देखिए अब तक करीब 35% से ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है। ओपेक के उत्पादन कटौती के फैसले के बावजूद क्रूड गिरता जा रहा है। मजबूत रुपए से घरेलू बाजार में गिरावट ज़्यादा है। MCX पर इसका दाम 2.5% तक लुढ़क गया है। क्यों गिरावट देखने को मिल रही है कच्चे तेल में, यहाँ से क्या और गिरेगा या संभलेगा, इस सब पर बात करने के लिए CNBC TV 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीषा बताइए, बाउंस के लिए प्ले किया जाए या और नीचे मिल सकता है? आई थिंक यहाँ पर थोड़ा प्रेशर अब बरकरार रह सकता है। पिछले 2 हफ्ते की जो हमने बढ़त आते हुए देखी थी वो काफ़ी हद तक अब यहाँ पर साफ होते हुए नजर आई है। 15 महीने के लोज पर अब वापस यहाँ पर कच्चा तेल है और काफ़ी सारी रिपोर्ट्स जो निकल के आई हैं पिछले 24 घंटे में, उनकी वजह से ये हुआ है। कल रात का अगर आप न्यूयॉर्क सेशन देखें तो हमने करीबन 2% की गिरावट कच्चे तेल में तब आते हुए देखी थी और एशियाई मार्केट्स में 1%, 1.5% तक की गिरावट यहाँ पर फिर से देखने को मिल रही है। तो IEA की जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने कहा है कि आगे जाते हुए अगले साल में जो यूएस का उत्पादन है वो यहां पर रिकॉर्ड हाइस पर रह सकता है। इसमें जो 8 शेल कंपनीज हैं उनका उत्पादन 8 मिलियन बैरल्स प्रति दिन के हिसाब से इस साल के अंत में ही देखने को मिल जाएगा। यानी कि प्रोडक्शन यहां पर जोरदार है। यूएस की इन्वेंट्रीज में जब आप आज शाम को डेटा आएगा उसमें भी एक बिल्डअप होने की एक्सपेक्टेशन है। यूएस के रिजर्व्स ऑल टाइम हाई पर हैं। यूएस के एक्सपोर्ट्स हमने देखा है कि नेट ऑल टाइम हाइस पर नजर आते हैं। तो यूएस की तरफ से जो भी डेटा कच्चे तेल की तरफ से निकल के आया है वो ऑफ कोर्स ऑन द बेयरिश साइड है। रशिया का उत्पादन अगर देखें तो 11.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन ऑल टाइम हाइस पर दिसंबर के महीने में है। 1 जनवरी से जब ओपेक और एलाइज यहां पर आउटपुट में कटौती करेंगे, उसकी जब एविडेंस बाजार में आएगी उसके बाद हम थोड़ी सी यहां पर बढ़त प्राइसेस में आता हुआ देखेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ जिस फंडामेंटल के साथ हम काम कर रहे हैं, बाजार को लग रहा है कि यहाँ पर सप्लाईज बहुत ज़्यादा हैं। डिमांड कंसर्न्स यहाँ से एशिया में, चाइना में तो है ही, यूरोप से भी निकल के आई हैं, तो कम डिमांड है, सप्लाईज ज़्यादा है, उसका प्रेशर यहाँ पर रहेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज कि जब हम उत्पादन में यहाँ पर कटौती आता हुआ देखेंगे तो बाजार मानता है कि एक ब्रेंट में यहाँ पर रीबाउंड भी देखने को मिलेगा। ज्यादातर लोग ये मान के चल रहे हैं कि हम करीबन 62 से $65 पर बैरल की एवरेज ब्रेंट में बनता हुआ देखेंगे पहले क्वार्टर में 2019 में, और ओवरऑल 2019 के लिए अभी भी $70-75 पर बैरल के एवरेज प्राइसेस उभर के आ रहे हैं। लेकिन जो अंदर अगला 15-20 दिन है, आई थिंक कि अभी भी बहुत वॉलेटाइल, चॉपी और थोड़े से प्रेशर के साथ कारोबार करता हुआ नजर आएगा। आपने कहा डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। चर्चा हम लोग इक्विटी मार्केट्स में कर रहे थे कि ग्लोबल मंदी का भी डर है, ये फैक्टर भी है क्या? एब्सोल्युटली जी हाँ, डिमांड कंसर्न्स क्लियरली वहीं से निकल के आ रही हैं, क्योंकि एशिया जो यूएस चाइना के बीच में चल रहा है उसका हमने रिएक्शन तो आते हुए देखा ही है, और जो एशिया और यूरोप में भी अब जो डिमांड कंसर्न्स निकल के आई हैं उसका भी असर यहाँ पर कच्चे तेल पे है। चलिए, ये तो इक्विटी मार्केट्स के लिए तो बहुत जोरदार खबर है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। कच्चा तेल अगर नीचे ही रहता है तो हमें दरअसल हमारे सेंटीमेंट के लिए बूस्टर होगा, और रुपया भी देखिए इसी को देखकर मजबूती के साथ खुला और देखिए टिका हुआ। कल भी ऐसा ही देखने को मिला है। मोनार्क नेटवर्क की रनीशा चेनानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रनीशा, स्वागत है आपका। ये बताइए कितनी और गिरावट मुमकिन है 60 के नीचे कारोबार करता हुआ ब्रेंट? हाय, गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है जिस तरह से मनीषा ने पॉइंटर्स अभी रखे वही प्राइसेस को और भी नीचे लेके जा सकते हैं। ओवरऑल जो हमने देखा था कि ओपेक प्लस रशिया ने जो कट दिया है 1.2 मिलियन बैरल्स पर डे का, बट दैट इज़ नॉट इनफ फॉर दिस मार्केट, क्योंकि ईरान एंड यूएसए ये इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं एंड इस वजह से इतना कॉम्पनसेट नहीं हो पा रहा है। तो ओवरऑल प्राइजेस अभी भी यहाँ से जो $50 का WTI क्रूड ऑयल ने अपना सपोर्ट तोड़ा है, तो मुझे लगता है यहाँ से $48 इज़ ऑन कार्ड्स एंड मुझे यहाँ से सेलिंग दिखती है। MCX पे जो करंट प्राइजेस है आप उसमें सेलिंग कर सकते हैं। एटलीस्ट यहाँ से 2% की मुझे यहाँ से और गिरावट लग रही है इंट्राडे में, एंड हम देखें तो 2-3 दिनों में और भी प्राइजेस को $48 तक WTI को जाते हुए देख सकते हैं। ओवरऑल जो सेंटीमेंट है अभी मिक्स्ड है। लास्ट 15 डेज ऑफ द ईयर है, यहाँ पे काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है, काफ़ी शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, क्योंकि
काफ़ी हेज फंड्स हैं जो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे। सो ये थोड़ा गिरावट के बाद एक शॉर्ट कवरिंग भी देखी जा सकती है, बिकॉज पूरे साल में हमने काफ़ी प्राइजेस को दबाव में देखा है। सो मुझे लग रहा है $48 के आसपास WTI में फिर से बाइंग आ सकती है, बट एटलीस्ट फॉर दिस वीक हम थोड़ा सेल ऑफ देख सकते हैं। नेक्स्ट वीक में थोड़ी बहुत बाइंग आएगी, बॉटम फिशिंग हो सकती है एंड शॉर्ट कवरिंग देखी जा सकती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप थोड़ा और नरमी देखने को मिल सकती है। इस समय एक स्क्रीन पर आपकी खबर आ रही है, सेबी चेयरमैन अजय त्यागी साहब का ये स्टेटमेंट आया है कि IL&FS केस में 3 रेटिंग एजेंसीज को उन्होंने नोटिस थमाया। और देखिए, सुबह भी आज हम आपसे कह रहे थे, जब हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पर बड़े संस्थागत निवेशक रेटिंग एजेंसीज के शेयर्स बेच रहे हैं, तो सेबी ने जिस तरह से फटकार लगाई है, वो ये IL&FS वाले मामले में रेटिंग एजेंसी से पूछा गया है, उनको तलब किया गया है कि भाई आपने सही समय पर क्यों अलर्ट जारी नहीं किया, जिसके चलते देखिए अब जाकर IL&FS का ये हाल हुआ है। तो आपको रेटिंग एजेंसी IL&FS इंजीनियरिंग के बदले अगर आप रेटिंग एजेंसीज के शेयर देखेंगे तो वहाँ पर पिछले कुछ दिनों से लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। केयर, क्रिसिल, इकरा, ये तमाम ऐसी रेटिंग एजेंसीज हैं जिनको दरअसल नर्वस होना चाहिए इस खबर के चलते। तो ये सेबी की तरफ से खबर आती हुई, सेबी चीफ की तरफ से खबर आती हुई कि उन्होंने 3 रेटिंग एजेंसीज को सेबी का कारण बताओ नोटिस भेजा है। तो अब लेट्स सी ये अपने जवाब में क्या बात करती हैं, लेकिन ये जो ओवरहैंग है ये इन स्टॉक्स पर बने रहने वाला है। तो रेटिंग एजेंसीज के ऊपर शिकंजा कसता हुआ सेबी का, और काफ़ी बार ऐसा समझ में आया है कि रेटिंग एजेंसीज दरअसल लास्ट में जागी हैं, जिसका खामियाजा दरअसल रिटेल इन्वेस्टर्स और दूसरे शेयर धारकों को भुगतना पड़ा है। तो ये वो स्टॉक्स हैं जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। वापस रुक करते हैं, कच्चे तेल की हम बात कर रहे थे निशा। अक्टूबर का हाई देखिए, जब कच्चा तेल कारोबार कर रहा था 85 के आसपास, सब 100 की बात कर रहे थे। अब 35% गिरने के बाद आपको क्या लगता है कितना और डाउनसाइड बनता है कच्चे तेल में? जी, मैंने जिस तरह से कहा कि अभी फॉर दिसंबर मंथ बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है $48 का इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, जो प्रीवियसली भी प्राइसेस ने कई बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, बिकॉज ईयर एंडिंग के हिसाब से बहुत बड़ी पोजीशंस नहीं बनी जाएगी एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल ऑफ भी नहीं आ सकता। बट एज टेक्निकल लेवल्स टूटे हैं, $50 का काफ़ी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट था, वो टूटा है। तो $48 इज़ ऑन कार्ड्स एंड अगर बहुत ज़्यादा सेलिंग कंटिन्यू रही तो मैक्स टू मैक्स $45 को हम WTI को जाते हुए देख सकते हैं। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि प्राइजेस को और गिरना चाहिए। नेक्स्ट ईयर मुझे लगता है जब वापस से कमोडिटीज़ की रीशफलिंग होगी, काफ़ी बड़े प्लेयर्स जो हैं या बिग हेज फंड्स हैं जब वापस अपना पोर्टफोलियो का रीबैलेंसिंग करेंगे, तो क्रूड ऑयल में शायद इतना प्रपोर्शन नहीं डालें, बिकॉज फंडामेंटल्स अभी भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। सो जो जनरली 10 to 15% का पोर्टफोलियो का एक साइज़ रहता है जो क्रूड ऑयल में डालते हैं, तो जनरली वही रहेगा नेक्स्ट ईयर। दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। सो नेक्स्ट ईयर की भी जो रेंज है, डाउनसाइड में $45 फॉर WTI एंड अपसाइड में $65, दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। अभी ये थोड़ा सेल ऑफ कंटिन्यू रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट वीक हम इतने ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं देखेंगे तो शायद शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। ठीक बात है, तो फिर समझिए ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ये अच्छी बात है हमारे इक्विटी मार्केट्स के लिए। अच्छा, रुपया भी देखिए इसी को देखकर मजबूत हो रहा था। अब रुपए के लिए क्या लेवल्स, अगर 45 पहुंचता है कच्चा तेल और 65 रहता है, तो उसके लिए क्या रेंज देखती हैं आप? USD/INR में मैं ओवरऑल रेंज देख रही हूँ कि 70 से 72 ये रेंज में USD/INR का ट्रेडिंग रह सकता है कंटिन्यू। अभी जिस तरह से एप्रिसिएशन हो रहा है, बिकॉज डॉलर इंडेक्स में हम बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं देख रहे हैं, क्रूड ऑयल में काफ़ी सेलिंग आ रही है, तो USD/INR में भी एप्रिसिएशन देखा जा रहा है। आई थिंक दिस कैन कम डाउन टू 70 लेवल्स ऑल्सो, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। बट ये 70 से 72 की रेंज ब्रॉडली रहेगी फॉर नेक्स्ट 1 मंथ और सो। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। राइट, आप तो नज़र रखेंगे फिर इस रेंज पर। लेकिन 2 दिनों की FOMC की बैठक आज से अमेरिका में शुरू हो रही है। इसका आउटकम दरअसल कल देर शाम निकल कर आने वाला है। और देखिए, डाउ जोन्स में 2 दिनों में 500 पॉइंट की 1000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। वहाँ पे इक्विटी मार्केट्स नर्वस हैं कि कहीं साल के अंत में 3 बार तो बढ़ चुके हैं ब्याज दरें, एक बार और कहीं बढ़ ना जाए। निशा, आपका क्या मानना है, बढ़ेंगी या दबाव में आ जाएंगे? फेड चेयरमैन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जिस तरह से एक के बाद एक हर रोज़ एक ट्वीट करके कहते हैं कि बढ़ानी चाहिए दरें।
सी इसमें इट इज़ ऑलरेडी डिस्काउंटेड कि ये 4th रेट हाइक आएगा एंड 4 इस साल की जो हाइक्स है ये ऑलरेडी प्राइसेस में डिस्काउंट हो चुके हैं। जो अभी मार्केट फ्लक्चुएट हो रहा है, दिस इज़ ऑल बिकॉज कि नेक्स्ट ईयर 2019 में क्या होगा एंड जिस तरह से ग्रोथ कंसर्न्स बन रहे हैं यूएस में एंड बाकी ग्लोबल ग्रोथ की जो बातें हो रही है विच इज़ कमिंग डाउन, सो ऐसा लग रहा है कि 2019 में जो 2 से 3 रेट हाइक्स की बातें चल रही थी दिस कैन कम डाउन टू 1 और शायद ये दिसंबर रेट हाइक के बाद फेड में एक वो लोग एक पॉज भी ले सकते हैं। जो नेक्स्ट मीटिंग उनकी जैन एंड मार्च में होगी उसमें शायद एक पॉज भी आ सकता है बिकॉज दिस इज़ वेरी नेसेसरी। जिस तरह से 4 कंसेक्यूटिव रेट हाइक इस साल हुए हैं एंड आप देखें 2016 से लेके अब तक ये 10वां रेट हाइक है, कंटिन्यूस हुआ है एवरी मीटिंग में। सो दिस इज़ व्हाट मार्केट बहुत ही कंसर्न फील कर रहा है। इससे ग्लोबल ग्रोथ कंसर्न्स आ रहे हैं, इस वजह से हम देख रहे हैं काफ़ी सेलिंग आ रही है इक्विटीज़ में एंड अदर एसेट क्लासेस में। सो टू पॉज दिस रेट हाइक, एक रेट को पॉज होना पड़ेगा नेक्स्ट मीटिंग में, तो ही थोड़े बहुत हम कंसर्न्स को कम होते हुआ देखेंगे। एज पर दिस मुझे लग रहा है डॉलर इंडेक्स काफ़ी बढ़ चुका है तो थोड़ा बहुत उसमें भी नरमी आ सकती है। इट कैन अगेन कम डाउन टू 95 बट ये बार जो कल की मीटिंग है इसमें रेट हाइक तो पक्का है विच इज़ ऑलमोस्ट 100% प्रोबेबिलिटी। तो 100% प्रोबेबिलिटी है और देखिए इक्विटी मार्केट्स ने भी 1000 पॉइंट का फॉल दिखाकर फिर तो ये प्राइसिंग तो है रनीशा, नहीं हमारे शेयर बाजार में तो प्राइसिंग नज़र आ रहा है। आपके इक्विटी मार्केट में भी आप मान रही हैं कि 100% प्रोबेबिलिटी है और ये बाजार ने पचा लिया है, राइट? फिर कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगी। यस जो कमेंट्री है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि नेक्स्ट ईयर का उनका क्या स्टैंड है, हॉकिश है, डॉविस है और वो क्या चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर कितने रेट हाइक्स आ सकते हैं। दिस इज़ व्हाट मार्केट वुड बी लुकिंग फॉर। अगर उन्होंने कहा 2 से 3 रेट हाइक्स आ सकते हैं तो फिर थोड़ा और सेलिंग कंटिन्यू रहेगी। बिल्कुल, तो पवल साहब की कमेंट्री सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ऐसे में फिर सोना इस इवेंट से पहले आज घरेलू बाजार में और कल कैसे रहेगा? हम देख रहे हैं कि गोल्ड में काफ़ी सेफ हेवन बाइंग इमर्ज होकर आ रही है पिछले 2 दिनों से एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज कि मार्केट में ओवरऑल इतनी अनसर्टिनिटी बढ़ गई है एंड एक रिस्क ऑफ टोन आ चुका है जहाँ पे ऑल अदर एसेट क्लासेस लाइक क्रूड ऑयल, आप देखिए इक्विटी मार्केट्स देखिए, बॉन्ड्स में देखिए, सब में सेल ऑफ आ रहा है। एक गोल्ड ही है जिसमें थोड़ी बहुत बाइंग इमर्ज होकर आ रही है। सो दिस इज़ बिकमिंग अ सेफ हेवन एसेट एंड इस साल गोल्ड ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। सो ईयर एंडिंग के हिसाब से भी आप थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं। गोल्ड में मुझे लग रहा है आजकल में एटलीस्ट इन दिस वीक ये बाइंग कंटिन्यू रहेगी एंड जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है $1250 का अगेन प्राइजेस ने उसके ऊपर ट्रेड किया है। सो मुझे लग रहा है यहाँ से काफ़ी अच्छी बाइंग आ सकती है। डोमेस्टिक लेवल्स पे जो करंट है यहाँ पे बाइंग की जा सकती है 31,500 के आसपास विद द स्टॉप लॉस ऑफ 31,400। अब साइड में 31,700 to 800 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। सिमिलरली सिल्वर में भी काफ़ी अच्छी बाइंग इमर्ज हो रही है बट $15 का काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है क्योंकि इस साल सिल्वर लास्ट 5-6 महीने से एक रेंज में ट्रेड हो रहा है $14 to $15 एंड इट इज़ नॉट एबल टू क्रॉस दैट $15 मार्क। तो $15 मार्क जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक मुझे लग रहा है कि प्राइजेस ये रेंज में रहेगी बट एटलीस्ट फॉर 2-3 डेज यहाँ से बाइंग एक्सपेक्टेड है। करंट प्राइजेस पे बाइंग कर सकते हैं। एटलीस्ट 300 से 400 रुपए की तेज़ी मुझे यहाँ से सिल्वर में दिख रही है। तो सिल्वर पे ये राय नज़र आ रही है इस समय। सोने और चांदी पर अगले 2 ट्रेडिंग सेशन सबसे ज़्यादा नज़र होगी इस इवेंट से पहले। और ये इवेंट जैसा मैं आपको कह रहा था आज से फेड की बैठक शुरू होने वाली है और कल देर शाम इसका आउटकम निकलेगा। भारतीय बाजार परसों इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। बेस मेटल्स की बात करते हैं, चौतरफा गिरावट देखने को मिल रही है घरेलू बाजार में। देखिए कॉपर समेत सभी बेस मेटल्स कमज़ोर हैं। ये क्या चाइना का असर है या कुछ और? अनीशा, मेटल्स को किस तरह से देख रही हैं आप? बेस मेटल्स में फ्रॉम दिस ईयर हम देख रहे हैं जब से मार्च अप्रैल से जब से यूएस चाइना ट्रेड वॉर्स की कंसर्न स्टार्ट हुए हैं वो प्राइसेस दबाव में ही रही है बट ओवरऑल सप्लाई डिमांड फंडामेंटल्स आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे हैं। जैसे जिंक है, जिंक जैसा मेटल जहाँ पे काफ़ी डेफिसिट्स बने हुए हैं इस साल, फिर भी प्राइसेस दबाव में है। दिस इज ऑल बिकॉज कि चाइना से ग्रोथ कंसर्न्स आ रहे हैं एंड नेक्स्ट ईयर जो है वो इतना डेफिसिट में नहीं रहेगा, इसके कारण भी प्राइसेस दबाव में आ रही है।
सो ये सेलिंग जो है मुझे थोड़ा बहुत कंटिन्यू लग रही है आजकल में, एटलीस्ट दिस वीक में मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा बाइंग आएगी। एंड इनफैक्ट नेक्स्ट वीक हम देख सकते हैं कि चाइना में काफ़ी रिफॉर्म्स आ सकते हैं टैक्स कट्स के, एंड वो कहीं नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ला रहे हैं। जब तक वो नया बूस्टर नहीं आता, जब तक कोई नया ट्रिगर नहीं आता, बेस मेटल प्राइसेस इसी तरह लैकलस्टर ट्रेड करेंगे। तो मेरी अभी भी सेलिंग की रिकमेंडेशन रहेगी। जिंक में मुझे लग रहा है यहाँ से 2 से 3 रुपए की और डाउन साइड आ सकती है, तो करंट प्राइसेस पे या थोड़ी राइस पे सेल कर सकते हैं। 180 181 तक के टारगेट्स में डाउन साइड में देख रही हूँ। इवन निकल है जो सबसे वर्स्ट परफॉर्मर रहा है बेस मेटल पैक में, उसमें भी मुझे लग रहा है कि सेलिंग की जा सकती है डाउन साइड में। अगेन वी कैन सी लेवल्स लाइक 770 to 760, सो सेल ऑन रैलीज का व्यू रहेगा ओवरऑल बेस मेटल पैक में। बिल्कुल, तो अब ये रहा बेस मेटल्स पर। बहुत बहुत शुक्रिया निशा, आज समय निकालने के लिए सुबह सवेरे इन तमाम कमोडिटीज़ पर और इन इवेंट्स पर अपनी राय हमें शेयर करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। देखिए, ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि एग्री कमोडिटीज़ में कहाँ पर दिख रहे हैं कमाई के मौके, कौन सी एग्री कमोडिटी में अगर आप इस समय ट्रेड लेते हैं तो आपको होगा फ़ायदा। तो अब फोकस ब्रेक के बाद एग्री कमोडिटीज़ पर।